अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अपनी नमाज़ों की निगहबानी करते हैं यही वारिस हैं और जो फिरदौस के वारिस होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया है, फिर उसे नुत्फ़ा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुत्फ़े को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बना दिया। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 9 तक 14 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और आज बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खबरें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर से ज़ोर मारती हुई दिखाई दी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसी ज़ोर के साथ मैदान भी मार लिया। इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए आप प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू फजल हुसैन अवान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। फजल साहब, आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियाँ भी शामिल करना चाहूँगी। पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मोदी सरकार सिंध और मुआविन दरियाओं का पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए सरगर्म। जबकि एक बहुत ही अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरे सामने जो है वो ये कि एक बाप ने अपनी 2 बच्चियों को ज़ख्मी कर दिया, जबकि माँ जिंदा जल गई। कोट लखपत में ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर झगड़े पर शौहर ने आग लगा दी पूरे घर को और उसमें माँ और 2 बच्चियाँ झुलस गईं। इस किस्म के वाक़यात हमारे यहाँ क्यों पेश आते हैं और क्या हमारे अंदर माशरती लिहाज से अगर देखा जाए तो माशरती अदम बर्दाश्त इतना ज़्यादा फ़रोग पा चुका है कि अब इसको सही मानों में अगर देखा जाए तो ख़त्म करने के लिए इक़दामात हमें फ़ौरी तौर पर तेज़ कर देने चाहिए हैं और तेज़ी से इक़दामात करने चाहिए हैं कि किसी तरीके से ये माशरती अदम बर्दाश्त ख़त्म किया जा सके। बहरहाल ये एक सोशल इशू है, इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अहम खबरें हैं, जिनमें से एक खबर सियासी मैदान से जरदारी की वापसी पर खुशी। पार्टी क़यादत भी संभाल लें, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट आम होनी चाहिए, ये कहना है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का। जबकि धरने वालों को हमेशा उन्होंने हदफ तनकीद रखा और धरने वालों के हवाले से उनका यही कहना रहा है कि धरने वाले मुल्क नहीं चला सकते हैं। तो मुल्क कौन चला सकता है, कैसी क़यादत चला सकती है और जिस तरह से मुल्क चल रहा है क्या इसे मुल्क का चलना ही कहेंगे, क्या इसे अच्छी क़यादत कहेंगे? ये तमाम तर सवालात हमारे सामने आज मौजूद रहेंगे और इनका जवाब देंगे फजल हुसैन अवान साहब। फजल साहब, क्या कहते हैं आप? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर से मैदान मार लिया। बिल्कुल जी, हम जब यहाँ पे बैठते हैं तजिए के लिए तो सबके ऊपर जो भी बात होती है, अगर कोई तनकीद वाली हो तनकीद करते हैं, अगर कोई तौसीफ़ वाली हो तो तौसीफ़ करते हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो कलमा खैर अमूमन नहीं कहा जाता बेजा तौर के ऊपर। हाँ, अगर कोई काम अच्छा करें तो वेलकम। और अब इन्होंने वाकई मैदान मार लिया। अगर मैदान मार लिया मुस्लिम लीग नून ने तो इसको मुबारकबाद तो ज़रूर देनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और जिस तरीके से हारे हैं बिल्कुल एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, वो मेट्रोपॉलिटन उसमें तो बिल्कुल कोई किसी को और पार्टी आई नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो बाकी यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर कोई पीटीआई और काफ लीग और फिर पीपल्स पार्टी, इन्होंने थोड़ा सा कोई दिखाया है कि यहाँ दूसरी पार्टियाँ भी हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने वो मैदान मार लिया है। कामयाबी, वो क्या कहते हैं उसको, वो संग मील ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल की है। तो अब देखें, अब कामयाबी हासिल कर ली है तो इस हनीमून से फौरी तौर पे निकलने की ज़रूरत है। जो हमारे मसाइल हैं आपने भी निशानदेही की है, लेकिन ये लो लेवल के ऊपर मसाइल, ये बल्दियाती अदारे ये गवर्नमेंट ये जो हैं ये हल करते हैं। तो इनको पहले तो देखें कि किस तरीके से इसी हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जितना इन दोनों का बस चला है, जितनी इन दोनों की कोशिश, जितना इनका दम खम था, इन्होंने कोशिश करके देख ली किस तरीके इनको बल्दियाती अदारों इन इंतखाबात को लटका दिया जाए। दोनों हुकूमतों ने बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बड़े पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पिछले दौर में, पीपल्स पार्टी की मरकज़ में, फिर आज सिंध में। तो इन्होंने अपने अपने सूबों में, पहले तो पूरे मुल्क में अपने अपने सूबों में इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए। ठीक है। 2 टर्म तो ये मेरा ख्याल ऐसे ही खा गए हैं दरमियान में से। और फिर दोनों पार्टियां आइन की बड़ी बात करती हैं, कानून की अमलदारी की बड़ी बात करती हैं। तो यहाँ पे ये देख लें इन्होंने क्या किया है। तो और सिंध में देखें कि कराची में वो मेयर वो रो रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और उन्होंने कराची के जो भी, और उन्होंने बेबस करके रखता है, मेयर है, लॉर्ड मेयर हैं, जो भी है उस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पंजाब में आ जाए तो यहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और
ये देखें कि ये मेरे ख्याल में एक तरीके से ये अच्छा ही, एक तरह से ये अच्छा ही होता है कि जो मरकज़ में हुकूमत है वो अगर सूबों में हुकूमत उनकी हो पार्टी की तो कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। सही। अगर मरकज़ में किसी और की हुकूमत है, सूबों में किसी और की हुकूमत है, अगर वो बलूचिस्तान और मरकज़ वाला मामला बन जाए तो वो बेहतर है। जिस तरह पिछले दिनों में वहाँ पे हुकूमत है, आज तो फिर मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे हुकूमत है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही टेंशन होती है जो आज मरकज़ में और सिंध में है। बिल्कुल ठीक और बल्दियाती अदौरों में अगर आपके यहाँ जिस तरीके से कराची में है, वो मेयर वहाँ पे हैं उसके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है सिंध में, तो वहाँ पे एक ठनी हुई आपस में, तो वो मसाइल हैं वहाँ पे, मुश्किलात है, मेयर के लिए मुश्किलात है, हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन पंजाब में ये हो गया है कि थ्रू आउट पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी मिली है, इनके मेयर वगैरह आ गए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन एक अच्छा रहेगा, ऊपर से लेके नीचे तक मामलात वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जो हमें फिर नज़र आया, पीपल्स पार्टी कह रही है कि रहीम यार खान में उसके साथ ज़्यादती हुई है, दूसरे शहरों में भी कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिस तरीके से ज़बरदस्ती वो ज़बरदस्ती या किसी तरीके से कायल करके, अभी वो फैसलाबाद में 19 सीटें हैं इनकी तहरीक इंसाफ की, वो उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जो खुद उम्मीदवार थे वही वोट डाले नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें जमहूरियत में अगर आप खड़े हो गए हैं फिर आप मुकाबला करें, जो भी नताइज आने हैं नताइज का पहले पता भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह के ऊपर नताइज का पहले पता नहीं था, जैसा रहीम यार खान में आप पीपल्स पार्टी रो रही है, ठीक है। और कहीं मुस्लिम लीग नून को भी मेरा ख्याल है गुजरात के किसी तहसील वगैरह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि 2018 के जो इंतखाबात हैं उसमें दो जमातें मकबूलियत के ग्राफ में हमें पीछे नजर आती हैं कंपैरेटिवली, और मुस्लिम लीग नून नजर आती है आगे मकबूलियत के ग्राफ में अगर देखा जाए तो अवामी जमात की हैसियत से। क्या आपको लगता है कि इस किस्म के इंतखाबात साबित करते हैं वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जोर है? अच्छा, हाँ, ये बात भी कर लेते हैं। तो फैसलाबाद में हमें एक अजीब सी चीज़ नज़र आई, वहाँ पे नून लीग मुकाबला नून लीग थी, तो वहाँ सनाउल्लाह ग्रुप, उन्होंने आबद शेर अली ग्रुप, और वहाँ पे ये देख लें कि मुस्लिम लीग की एक ख़ानदानी लड़ाई वहाँ पे सियासी लड़ाई वहाँ पे नज़र आती थी। कहा जाता है कि आबद शेर अली या शेर अली ग्रुप जो है उनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तायद हासिल थी, और दूसरे ग्रुप को राना सनाउल्लाह ग्रुप को तायद हासिल थी मियाँ शहबाज शरीफ की। बहरहाल वो तो वहाँ पे हो गया। आपने 2018 के इलेक्शन की बात की है, तो वो मुझे नज़र नहीं आता ऐसा कि ये आज के इलेक्शन जो हैं, जो आज तक ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, वो अक्कासी करते हैं 2018 के इलेक्शन की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरा यही सवाल है आपसे। हाँ, बिल्कुल मुझे नज़र आता है कि वो इनके ऊपर बिल्कुल इन्हिसार नहीं किया जा सकता इन इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा। और इन जो ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं आज से पहले, वो आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का दौर था, तो उन्होंने भी अपने यही ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल होती रही हैं। और लेकिन जब इलेक्शन हुए 2013 के, तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया, कुछ न कुछ उनकी इज्जत बच गई सिंध में जाके। ठीक है, तो वहाँ पे देखें क्या, तो ये देखें कि उस वक्त आज आपके ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, जो आज के इलेक्शन हुए हैं, पावर हुकूमत के पास है। आपने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन देख लिए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी किस पूरे तरीके से आ रही है। सही है। अच्छा, असल में लोग जो वोट डालते हैं उनके जहन में ये भी होता है कि हमारे लिए कौन सूदमंद हो सकता है आज के हालात में, और बल्दियाती इलेक्शन में भी यही हुआ है। लोगों को पता है, या जिन्होंने वोट डाले वहाँ पे जाके, कि हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या हो सकता है। अभी पीटीआई किसी वो ज़िला में बन जाए, उनकी हुकूमत बन जाए, ज़िली हुकूमत बन जाए, तो उनके लिए वही मुश्किलात होंगी जो आज वो कराची वाले मेयर को मुश्किलात हैं हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करने में। तो ये चीज़ें भी लोग देख लेते हैं वोट देते हुए। और फिर 2018 की आपने बात की है, 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे एक तो लोगों की ये सोच होती है, दूसरा हुकूमत का एज भी होता है। हुकूमत कुछ ना कुछ दबाव भी डाल लेती है, कुछ मराहत भी दे देती है, तो लोगों के साथ मिलाने के लोग साथ मिल भी जाते हैं। लेकिन जब आम इलेक्शन होंगे तो फिर ये सूरत हाल नहीं होगी। ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि आम इलेक्शंस में और इन इलेक्शंस में फ़र्क है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम मजमूई तौर पर, अब चूंकि बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि 2017 अब इंतखाबात का साल हो ना हो, लेकिन इंतखाबी मुहिम का साल बहरहाल जरूर है हर सियासी जमात के लिए। क्या देखते हैं सियासी जमात के ग्राफ्स के हवाले से, क्या बात है? ये देखें जी, आपने कहा कि 2017, तो मुझे नजर नहीं आता क्यों 2017 में इलेक्शन होंगे, 2018 में 2017 इंतखाबी
इंतखाबी मुहिम का साल होगा हर सियासी जमात। ठीक है, इंतखाबी मुहिम का साल, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 2017 में इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, इलेक्शंस का साल हो ना हो, लेकिन इंतखाबी मुहिम का साल तो बाहर है। बिल्कुल, इंतखाबी मुहिम तो हमें आज ही चलती नजर आ रही। बिलावल जिस तरीके से जिस तरीके से उठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं अंदरूनी तौर के ऊपर, जिस तरीके से उनकी सरगर्मियां हैं, तो तहरीक इंसाफ वो भी तो एक इंतखाबी मुहिम हमें अभी से नज़र आ रही है। तो अगला साल तो यकीनन फिर इंतखाबी मुहिम का साल, और फिर मुस्लिम लीग नून पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में जा रही है। मंसूबों के ऊपर मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, एनर्जी के मंसूबे, वो मेट्रोज़ और मोटरवेज। तो ये काम आएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ, क्यों नहीं काम आएंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ अपना वो कुछ न कुछ कर रही है अपने सूबे में, सिंध में किया जा रहा है। तो अब मैं तो समझता हूँ कि अभी से इंतखाबी मुहिम तकरीबन वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगला साल तो फिर अरूज का होगा, और उसके अगले महीने तो मज़ीद। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी सियासत एक मरतबा फिर से वही सूबों तक महदूद होकर रह जाएगी, या आपको लगता है कि कोई जमात सही मानों में वफाकी जमात के तौर पर भी सामने आ पाएगी? ये देखें जी कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए, ये तो उससे पहले की राय है। नहीं, लेकिन किसी जमात के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये जमात नजर आता है कि कुछ सियासी लिहाज से इतनी मुस्तहकम हो? ये देखें कि अब ख्वाहिश अपनी जगह के ऊपर है, हकीकत अपनी जगह के ऊपर है। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, मौजूदा सूरत हाल आज ही यही सूरत हाल कायम रहती है, आज इलेक्शन हो जाते हैं, और यही सूरत हाल अगर 2018 के इलेक्शन में हो, तो मुस्लिम लीग नून फिर भी सर फहरिस्त नज़र आती है। और आज मुशर्रफ ने भी, परवेज़ मुशर्रफ जो बदतरीन दुश्मन है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी कहा कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून जीतने की पोजीशन में है। तो मेरी भी राय है कि अगर कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आ जाती, अगर कोई तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा मार्का नहीं मार लेती, फिर मुस्लिम लीग नून के जीतने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और दूसरे नंबर पे फिर हाँ, तो ये भी है कि अगर वो 2013 के इलेक्शन वाली सूरत हाल हो जाए तो तहरीक इंसाफ भी। लेकिन मेरी ये बिल्कुल पक्की राय है कि मुस्लिम लीग नून या पीटीआई, तो पीपल्स पार्टी का सिरे से कोई चांस नहीं। ठीक है, पीपल्स पार्टी का सिरे से कोई चांस नहीं आपने कहा है। जरदारी साहब की वापसी के हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है कि यही चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हीं चांसेस को बढ़ाने के लिए जरदारी साहब की वापसी हो रही है? नहीं, किन चांसेस को बढ़ाने के लिए? सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने? सर्वाइवल के चांसेस को नहीं। मुस्लिम लीग नून बहुत खुश है इनके आने के ऊपर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया वही वो मुफाहमती सियासत वाले मामलात सारे। हाँ, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो पिया मोरा मिलन आया। हाँ, सही शक्कर वंडा ने पिया मोरा मिलने आया, वो ऐसा है, मिलन आया शक्कर वंडा ने। तो मियां नवाज शरीफ के दिल से तो लड्डू फूट रहे हैं, और उसकी भी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि बिलावल ने सारी पार्टियों को, सारी लीडरशिप को खासकर आगे लगा के रख दिया है। किस वजह से आगे लगा के रख दिए, वो मैं उनको कोई क्रेडिट नहीं देता कि वो उनकी बहुत बड़ी सियासत है, बदतमीज़ी वाली सियासत है उनकी, बिलावल भुट्टो जरदारी की। जिस तरीके से वो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हैं, वो निसार के बारे में, इमरान खान के बारे में, तो ऐसी बद तहजीबी की सियासत को वो फ़रोग नून लीग से ज़्यादा बद तहजीब कोई नहीं है सियासत में, और तहरीक इंसाफ ने उनको काट दिया है। और बिलावल ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। जिस तरीके से इनकी तकारीर होती हैं, वो बाकी भी कोई पीछे नहीं है इनसे। हाँ, तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुशामदीद कहा आप जरदारी साहब को कि आप आ जाएं मुल्क में। और मुझे तो ये भी नज़र आता है कि जब आसफ अली जरदारी गए थे तो वो ईंट से ईंट बजाने की वजह से गए थे, और ईंट से ईंट बजाने के बयान देने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब तकरीबन एक ही पेज के ऊपर थे फ़ौज के हवाले से। लेकिन जब आसफ जरदारी ने बयान दे दिया फ़ौज के बारे में, आप अब बात ना करें, अब बात हम करते हैं कि जनरल राहील शरीफ के बारे में। ठीक है, हाँ जी, फ़ौज की अगर बात होती तो आज वही फिर पॉलिसी होती ना फ़ौज की। अब आज वो पॉलिसी नहीं है फ़ौज की, कल पॉलिसी थी। अगर वो पॉलिसी ट्रो कर रहे होते हमारे जनरल बाजवा, जो जनरल राहील शरीफ की पॉलिसी थी, तो आसफ अली जरदारी वतन में वापस ना आ रहे होते, क्योंकि मामला तो वही है, करप्शन की सूरत हाल वही है, डॉक्टर आसम के बारे में मौक़िफ़ वही है। तो बहरहाल वो चले गए, तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मामलात कुछ आगे चलेंगे ना। ये भी तो हो सकता है ना कि वापस आने के बाद कुछ मामलात को नए सिरे से तरतीब दिया जाए। ये भी हो सकता है, ये भी तो देखें ना कि ये विजन की बात है ना। कुछ लोग विजनरी भी तो होते हैं, विजनरी होते हैं। जिस तरीके से वो आपके परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में आ गए थे, वो किस तरीके से तुम तराक से आए, लेकिन आते ही फिर उनके साथ जो हुआ
تو یہ صورتحال کا بھی ایک تھوڑا سا چانس تھوڑا سا نظر آتا ہے، لیکن ایسا ممکن دوسرا زیادہ چانس ہے زرداری صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا ان کے آنے سے، کم از کم وہ انہوں نے ساتھ کہا بھی ہے کہ آپ آئیں اور کمانڈ سنبھالیں، جس طریقے سے کمانڈ سنبھالی جنرل وہ باجوہ نے، اس طریقے سے آپ بھی پارٹی کی کمانڈ سنبھال لیں، تو اس سے تھوڑا اچھا ہمیں گرما گرمی سیاست میں ضرور نظر آئے گی، لیکن اصل میں ریلیف ملے گا مسلم لیگ نون کو، اور مسلم لیگ نون سے زیادہ ریلیف ملے گا پیپلز پارٹی کو، جو آج کل زیادہ ہی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اپنے اوپر کرپشن کے الزامات کی وجہ سے، اور پھر ڈاکٹر عاصم کا معاملہ بھی ہے، ایان علی کا معاملہ آصف علی زرداری کے لیے سب سے زیادہ سنجیدہ ہے، تو یہ معاملات ہو سکتا ہے کچھ حل ہونے کی طرف آ جائیں، لیکن سارے ان معاملات میں اگر کوئی بندہ وہ ڈٹا ہوا ہے تو وہ چودھری نثار علی خان ہے۔ اچھا، چودھری نثار علی خان ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر ہم آپ سے مزید وضاحت میں لوں گی چودھری نثار کے ڈٹے رہنے پر، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک اپوزیشن موجود ہے، اس پر بھی میں آپ سے وضاحت چاہوں گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم مسعود صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی، اور آج سے پہلے 3 بجے زرداری صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، زرداری صاحب کی پارٹی ہی کچھ کہے گی اس حوالے سے، ہم نے کیا کہنا ہے، ان میں جوش خروش ہے، ظاہر ہے پچھلے کچھ مہینوں سے، بلکہ وہ جو الیکشن تھا کشمیر کا، جی، اس الیکشن سے لے کر کے پارٹی میں کچھ جان ڈلی ہے، اور وہ جان ڈلی ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل زندہ ہو گئی ہے، لیکن ان کا وہ ایک واپسی کا سفر شروع ہوا ہے اس کی بلاول کی زیر قیادت۔ تو ظاہر ہے اب زرداری صاحب کا پاکستان کی سیاست میں ایک کردار ہے، کبھی اس زمانے نے انہیں مرد حر کہا، کبھی انہیں شہنشاہ مفاہمت کہا، سابق پریزیڈنٹ ہے، اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور آج بھی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جو اپوزیشن ہے، بلکہ جو ایکچوئل اپوزیشن ہے وہ ہے، ہاں پریکٹس اپوزیشن تحریک انصاف بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سینٹ میں ایک بڑی پارٹی ہوئی، ان کا چیئرمین ہے سینٹ میں، تو زرداری صاحب کا آنا سیاست میں اپنی جگہ ایک ڈیفینیٹلی ہلچل ہوگی، اور اگر آپ کا یہ کوشچن ہو کہ کیا وہ مفاہمت کے لیے آ رہے ہیں، کیا وہ بالکل میرا سوال یہی تھا نعیم صاحب، کیونکہ اب جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ فضل حسین عوان صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شکر منڈا وے والا حساب ہے، اس وقت وزیر اعظم جو ہے نا وہ کچھ ایسے سے مزاج میں، ایسے سے موڈ میں نظر آ رہے ہیں زرداری صاحب کے آنے کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا ہوگا؟ نہیں، میری ایک بات یاد رکھیے کہ پیپلز پارٹی اب خود سوزی کی طرف نہیں جائے گی، پیپلز پارٹی اپنے ریوائیول کی طرف آئے گی۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے 27 دسمبر برسی ہے بے نظیر بھٹو کی، اس میں وہ سائیکولوجیکل کی اپنے جو کارکنان ہیں انہیں وہ اٹھائیں گے، ایک سٹیمولیشن ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا اب کوئی مفاہمت کی طرف جائے گا، اب الیکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، الیکشن کی تیاری پی ٹی آئی نے تو گزشتہ کئی مہینوں سے شروع کی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی الیکشن کی تیاری شروع ہوگی۔ جب الیکشن کی تیاری شروع ہوتی ہے پھر یا تو دیکھیں ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، یا اتحاد ہوتے ہیں، یا پھر دم مست کلندر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نعیم صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر سیاسی اختلافات کیا پائے جائیں گے؟ بلاول بھٹو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ان کی سیاست، اور جیسے انہیں کہا جاتا ہے کہ جی جوان ہیں، نیا خون ہے، نئے انداز سے، نئے جوش کے ساتھ آئیں گے، اور پھر اگر زرداری صاحب کی سیاست کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر کچھ تھوڑے سے سیاسی اختلافات جنم لیں گے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں فضل صاحب آپ سے جو بات کر رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک اپنی ہی اپوزیشن موجود ہے، اور وہ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ اگر اپنی ہی سیاسی جماعت کو ٹف ٹائم دینا ہو، ان کی پالیسیز، ان کے ایجنڈاز کو صحیح کروانا ہو، تو کچھ ایسے لیڈر موجود ہمیشہ رہتے ہیں جو اپنی سیاسی جماعت کی سمت درست کرتے ہیں؟ لیکن ہاں ایسے لیڈر ضرور ہونے چاہیے، رہے بھی ہیں ماضی میں، لیکن اب ہمیں پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی قیادت، ایسی جرأت مند لوگ نظر نہیں آ رہے جو اپنی قیادت کے
क़यादत के मौक़िफ़ के बरक्स कोई मौक़िफ़ अपना लें, कोई भी ऐसा नहीं है। जो आपने बात की है मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात की, तो वो इख्तलाफात वो हैं जो एक दूसरे के लिए ज़ाती इख्तलाफात हैं। जैसे ख्वाजा आसफ साहब बरमला कहते हैं जी कि मैं तो कई महीने से चौधरी निसार अली खान से नहीं बोला, लेकिन वो सियासत, वो उनके अपने कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं, लेकिन सियासत के अंदर कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं। अगर कोई ऐसे इख्तलाफात हो जाते हैं तो वो इख्तलाफ राय उसको कहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते, अंदर ही अंदर वो बात कर लेते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए हुए थे लंदन, तो उन दिनों में असम्बली के अंदर बातें हो रही थी, तो एक बड़ा ग्रुप, नईम मसूद साहब अगर लाइन पे हैं तो वो इसकी तस्दीक करेंगे कि इनका एक बड़ा ग्रुप वो सामने आ गया था मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। लेकिन जब तक फिर ये क़यादत यहाँ पे मौजूद है, तो अगर वो इख्तलाफात इनमें हैं सियासी लेवल के ऊपर, अपनी पार्टी से इख्तलाफात अगर हैं, इख्तलाफात हैं, उनको बाहर नहीं आने देते वो, क्योंकि असल में हमारे यहाँ खुशामदी कल्चर जो है वो बड़ा पनप चुका है, वो बड़ा फ्लो पा चुका है। तो उस वजह से अगली टिकट भी लेनी है, देखें आप तो फिर नज़दीक। और जिस तरीके से पार्टियों के ऊपर अजारादारी आ गई है पार्टी क़यादत की, पार्टी कायद की, तो वो तो वो फिर कोई कुसकने की जरूरत नहीं कर, वो समझते हैं ना कुसकने की जरूरत ना ही नून लीग के अच्छा बंदा वही बोलेगा इनके यहाँ से जिसने पार्टी को छोड़ के चले जाना हो, वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या फिर मुस्लिम लीग। बिल्कुल ठीक है जी। नईम मसूद साहब क्या कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा पॉलिसीज का इख्तिलाफ या नए सिरे से या नए अंदाज की सियासत, पुराने अंदाज की सियासत, कुछ थोड़ा सा फर्क आएगा? जनरेशन गैप की चलें बात कर लेते हैं। देखिए बात ये है कि पहले थोड़े से पास्ट की बात कर ले, पास मंजर जरूरी है ना, पेश मंजर बयान करने के लिए। पीपल्स पार्टी का बहुत ज्यादा कारकुनान जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो चले गए हैं पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्यों चले गए? अभी थोड़ी देर पहले मैं सोचता था, अवान साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी की करप्शन, ऑफ कोर्स उनकी करप्शन, ठीक है। देखिए पीपल्स पार्टी को 4 चीजों ने मारा था। पीपल्स पार्टी ऐसे खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी सिर्फ करप्शन की वजह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि करप्शन में अगर मार्किंग करें पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, तो हमें 19-20 का ही फर्क निकलता है। बल्कि मुझे लगता है कि अब पीएमएलएन शायद जीत जाए। उसमें हुआ ये था कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट ने ठोक के रखा था पीपल्स पार्टी को अपने दौर में। अच्छा। आपके मीडिया ने ऐसी की तैसी की थी, तालिबान उन्हें बाहर नहीं निकलने देते थे। सही। अदालत इफ्तिखार चौधरी की अदालत रोज कोई ना कोई उनके यहाँ दीवार खड़ी की होती थी। फिर उस तरह उनका मोहब्बत का रिश्ता नहीं था आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसमें कई वजूहात थी। हाँ, अलबत्ता तड़का लगा करप्शन की वजह से। अब पीपल्स पार्टी का वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखें कि पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में पीएमएलएन के साथ भी मुकाबला करेगी और पीटीआई के साथ भी करेगी। मैं नहीं कहता जीत जाएगी, लेकिन वो मुकाबला करेगी। फर्क पड़ा है, फर्क इस तरह पड़ा है कि मैंने खुद अभी पिछले दिनों कि इन्होंने जो अपने 4 सूबाई सदर लाए हैं, वो स्वाए मखदूम अहमद महमूद के जो उन्होंने सदर पंजाब के सदर बनाए हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सारे सूबों में वर्किंग क्लास, बल्कि वर्कर्स को प्रेसिडेंट बनाया, वर्कर्स को जनरल सेक्रेटरी बनाया। बहरहाल पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को आगे ला रही है, ये तो वक्त बताएगा। देखिए अब जो है, अब सियासत पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो, ठीक है, ये डिपेंड करती है कि गलती कितनी करती है हुकूमत, नून लीग गलतियां कितनी करती है। और अगर जितनी मुस्लिम लीग नून की गलतियां होंगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनकी सियासत का दवाम होगा, पीटीआई का भी और पीपल्स पार्टी का भी। बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है और पीपल्स पार्टी सरप्राइज भी देगी। ये अच्छा, बात पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, बिल्कुल ठीक है। नईम मसूद साहब साथ मौजूद रहिएगा। अवान साहब क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी ये कहते हैं नईम मसूद साहब, आपको लगता है वाकई पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे सकती है? और वही अवामी मकबूलियत, जैसे अभी सर ने कहा कि वो अपने कारकुन को एक्टिव करते हैं और जियाला कल्चर बहरहाल पीपल्स पार्टी में हमेशा से रहा है। आपको लगता है एक मरतबा फिर से यही जियाला था जो नाराज होकर मायूस होकर बैठा था घरों में वापस, आपको लगता है दोबारा से एक्टिव होगा ये जियाला? हाँ बिल्कुल जी, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सरगर्म है पाकिस्तान की सियासत में, तो वो एक रिवाइवल और साख उसकी पीपल्स पार्टी की बेहतर होती नज़र आ रही है। लेकिन साथ ये भी है कि जब तक वो आसिफ अली जरदारी अपने वालिद को जिस तरीके से उनको अपना अतालीक भी वो
अपना तालीक भी समझते हैं, अपना उस्ताद भी समझते हैं और सियासत में अपना आइडियल भी समझते हैं। जब तक वो देखेंगे बेड़ा गर्क हुआ पीपल्स पार्टी का, जो मैं समझता हूँ कि आसफ अली जरदारी साहब की ज़ाती पॉलिसियों की वजह से, सही, अगर वो उनके साथ वो नथी रहते हैं, जैसा कि अब तक वो कह रहे हैं, थोड़े से कोई भी मामला होता है तो दुबई में चले जाते हैं, तो जब तक अपने वालिद का वो दामन थामे रखेंगे, वो जो इखलाकियात है उसके बरक्स मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी इखलाकियात है, लेकिन आसफ बिलावल पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर वो अपने वालिद का दामन, सियासी दामन संभाले, वो थामे रखेंगे, तो पीपल्स पार्टी की साख का बहाल होना मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। अगर इन्होंने पार्टी की साख को बहाल करना है, पार्टी को आगे लेके जाना है, तो अपने अब्बे को एक साइड पे रखना होगा, तो फिर पार्टी की ठीक हो गया। नहीं मसूद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज रही हैं, और ये बहुत से हल्कों की जानिब से कहा जाता है, अवान साहब ने भी कहा और भी दीगर हल्के ये कहते हैं कि अगर जरदारी पॉलिसीज का तसलसल रहेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का तसलसल नहीं रहेगा। बिलावल को अब थोड़ा सा जरदारी पॉलिसी से हट के कुछ काम करना पड़ेगा। देखें, मैं एक छोटी सी अर्ज करूं, मेरे भाई हैं अवान साहब, लेकिन मैं इस बात पे इनके साथ एग्री नहीं करता। थोड़ा सा अगर मीडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, थोड़ी सी आर्मी अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, और थोड़ा सा तालिबाना अंदाज अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, तो देखिए इसी से कितना फर्क पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, और पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर तो बंदा जो है वो कभी भी आप कहें कि निकले इक़्तिदार थाम सकता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरदारी को वक्त में अच्छा लीडर भी साबित किया, जरदारी को वक्त में मुफाहमत पसंद भी साबित किया, जरदारी को सियासत में इंटेलिजेंट भी बनाना। देखिए, पार्टियां आगे पीछे आती हैं। अगर याद हो अवान साहब को, तो एक वक्त था 2002 में 15 या 17 एमएनए थे पीएमएलएन के। फिर इसी तरह माजी में पीपल्स पार्टी के लिए एक दौर था जहां जब वो कहती थी कि जुर्लू फिर गया, 70 के करीब इनके भी एमएनए थे, फिर वो पार्टियां वापस आई। अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके रास्ते की दीवार नहीं, मैं बड़े वाज़े और खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, अगर इसकी पीपल्स पार्टी के रास्ते की दीवार नहीं बनती तो बहुत फर्क पड़ेगा। जितने लोग अब कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग बैठेंगे 2018 के इलेक्शन में। हुकूमत किसकी बनती है अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप मुझे राइट नो पूछें कि कैटेगरी क्या है, तो देखिए जी, पीएमएलएन नंबर 1 है, पीटीआई नंबर 2 है, पीपल्स पार्टी नंबर 3 है। अगर पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे आ जाती है, या पीपल्स पार्टी पंजाब में से सीटें निकालती है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी बहादुरी होगी। जो इसका इलेक्शन नजर आता है मुझे बिलावल का, वो 2023 का आता है। वो अभी जो वो वज़ीर बनने की खबरें वो उड़ा रहे हैं, या वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, या वो तो एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट है फॉर द कारकुनान ऑफ पीपल्स पार्टी। वो तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के लिए वो उसको उठाना चाहते हैं। बाकी ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के रास्ते की दीवारें वो नहीं बनती जो मैंने आपको गिनवाई, जो बहुत कम लोग गिनवाते हैं, तो पीपल्स पार्टी का रिवाइवल ही रिवाइवल है। बिल्कुल ठीक है। सवाल मेरा ये है, नहीं मसूद साहब, मैं आपकी तरफ भी इसी सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन पहले चाहूंगी कि फजल साहब इसका जवाब दें। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि धरने वाले मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं रखते, धरने वाले मुल्क नहीं चला सकते। इसका मतलब वाज़ेह पैगाम ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बस की बात नहीं है पूरा मुल्क चलाना। उनको एक सूबा दिया गया है, पहले उसकी अच्छी कारकर्दगी साबित करें, उसके बाद फिर पूरे मुल्क की तरफ आएंगे, लेकिन फिर भी वज़ीर-ए-आज़म के ख्याल में वो मुल्क नहीं चला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मुल्क चल रहा है इसे सही तरीके से मुल्क चलना कहते हैं? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, आप करप्शन की नहीं, मसूद साहब ने अभी बात की है जी कि 19-20 का फ़र्क रह गया, बल्कि हो सकता है कि अगर बात मज़ीद कोई वो सही तरीके से की जाए तो ये जीत जाएँ का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून उनको पछाड़ दे करप्शन के हवाले से, करप्शन के मामलात में। तो सवाल आपका क्या था कि जिस तरह से मुल्क अभी चल रहा है, हाँ, जिस तरीके अगर से लगता है आपको कि इसी तरह से रहा तो चलता रहेगा मुल्क, क्या इसी तरह से चलना है तो फिर कोई भी पार्टी चला सकती है? बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि जिस तरीके से मुल्क, वो मियाँ साहब कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा है कि वो मुल्क चला नहीं सकते, तो यही तो मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा जाता रहा है वो 90 की दहाई में कि ये मुल्क। और फिर ये बात है कि आज इनकी मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग कहते हैं कि इनके तो इमरान खान के हाथ में इक़्तिदार की लकीर नहीं है। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि इनके हाथ में यही पीपल्स पार्टी वाले
वाले कहते थे, लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा पहले इक़्तिदार में आए हैं, तीसरी दफ़ा अब इक़्तिदार में आए हैं। तो पहले जिस तरीके से मुल्क चलाया था पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया 90 की दहाई में, जिस तरीके से आपस में दुश्मनी इनकी रही है 90 की दहाई में, और आज भी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी मुल्क चला गई है, जिस तरीके से आज मुल्क मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता 90 की दहाई में जिस तरीके से ये पार्टी मुल्क चलाती रही हैं, जिस तरीके से आज मुल्क चल रहा है, जो अदलिया की सूरत हाल है, जो आपके सामने लाकानूनियत की सूरत हाल है, जो आपके सामने अकबा परवरी की सूरत हाल है, जो अदारे जिस तरीके से खसारे में बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उस हवाले से फिर आप देख लें कि इस तरीके से तो कोई भी पार्टी आज मुल्क चला सकता है। नईम साहब, आपकी जानिब में आना चाहूंगी, क्या फजल साहब की बात से, आप अवान साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि अगर इसी तरह से मुल्क चलाना है तो फिर तो कोई भी पार्टी मुल्क चला सकती है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? धरने वाले फिर मुल्क क्यों नहीं चला सकते हैं, क्या वजह? देखिए, मैं एक छोटी सी अर्ज करूं, ये बड़ी मजे की बात है। हमारे यहाँ म्यूजिकल चेयर चलती है। ऊपर फर्क किसका है? ऊपर फर्क इमरान खान का है, ऊपर फर्क मियां नवाज शरीफ का है, ऊपर फर्क जरदारी बिलावल का है। ठीक है। नीचे तो ये वही सियासतदान है। कुरैशी कल तक वजारत खारजा चलाते रहे हैं, फिर वो ना मिली तो पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा आप देखें, जहांगीर तरीन जो थे वो किसकी, वो काफ लीग चलाते रहे हैं, दानियाल काफ लीग चलाते रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अब ये नीचे वही लोग हैं, ये चला लेंगे सारे के सारे। देखिए इस वक्त PMLN के कितने लोग हैं जो काफ लीग के थे। लोग कहते थे काफ लीग की हुकूमत नहीं चल रही, तो वो आके इन्हें पूछे जाहिर हामिद कहाँ से आए हैं? जाहिर हामिद भी तो पैदावार थे क्यों लीग की, आदि 90 से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। के इधर लोग आए हैं। पीटीआई में देखें उनकी क्यादत, वजीर आला कौन है पीटीआई के, जो पीछे के हैं, कल तक वो पीपल्स पार्टी में थे। तो इसी तरह हमारे प्यारे सियासतदान बड़ी जल्दी चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं। ये जो है ये हर उस पार्टी में चले जाते हैं जिस पार्टी की हुकूमत आनी हो, जिस पार्टी को कोई आशीर्वाद हासिल हो, और वहां जाकर के ये हुकूमतें चला लेते हैं। हुकूमतें कैसी रही हैं आप देखें, अगर अच्छी हुकूमतें चल रही होती तो लोग खड़े होकर कहते कि जी जनाब ये आमरीयत और ये जमहूरियत का फर्क है। बिल्कुल ठीक है। हमेशा मैं अर्ज किया करता हूं कि जमहूरियत के वतन से आमरीयत जन्म लेती है। कभी मुझे ऐसा नहीं आया कि आमरीयत के जन्म से आमरीयत ने किसी जमहूरियत को जन्म दिया। बिल्कुल ठीक। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। पीटीआई की पॉलिसीज उठा के देखें, उनका उठा के देखें, मंशूर पीपल्स पार्टी का उठा के देखें, नून लीग का उठा के देखें, तो फर्क क्या है? नीचे फर्क है। और आधा तो चलाना होता है, पहले चला रहा है अमेरिका। अब ऐसा ना हो कि कहीं CPAC के बाद 25। बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन अंदाज में आपने खुलासा किया इस मौजू का। नईम साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम्स में भी स्टूडियोज में मुलाकात होती रहेगी। मैं वापस आना चाहूंगी अवान साहब आपकी जानिब। हम बात करते हैं कुछ खान साहब के हवाले से। खान साहब ये कहते हैं कि ये जो प्ली बार्गेन का मामला है ये बहुत सख्त ज्यादती है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ बिल्कुल जी, बात तो ये हो रही थी मुल्क चलाने की। मुल्क तो चलता रहेगा, मुल्क सिर्फ चलाना ही नहीं है। अच्छा। वो तो चल रहा है, गाड़ी चल रही है, रेड रही है गाड़ी, लेकिन मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, मुल्क को आपने ऊपर तक ले जाना है। तो वो कोई अच्छी क़यादत आएगी, वो कोई इनकलाबी किस्म का बंदा आएगा, तो वो देख लें फिर ये हमने तीन दफ़ा तो इनकलाब देख लिया पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का। तो आगे देखें कि अगर मुल्क चलाना है तो फिर चल तो रहा है, लेकिन तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, इसको खुशहाल बनाने के लिए, हर बंदे को रोटी रोज़गार दिलाने के लिए, अकबा परवीर के खात्मे के लिए, जिन बीमारियों की निशानदेही कायदे आज़म ने की थी, रिश्वत वगैरह, चोर बाजारी, तो उन चीज़ों के खात्मे के लिए किसी अच्छी क़यादत की ज़रूरत है। इनको तो हमने आजमा के देख लिया, 8 साल दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी। आगे देखें फिर ऐसा लीडर होना चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सकते, जिसके ऊपर खुद करप्शन के इल्ज़ामात ना हो। आपके सामने जो आज की क़यादतें हैं उनको आप देख लें क्या हाल है। इनसे ही अगर आप तवक्को करें तो फिर वो नादानी होगी। तो मुल्क चलाने के लिए आला क़यादत की बहरहाल ज़रूरत है। बाकी आ जाए इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने प्ली बार्गेनिंग की बात की है, ये देखें कि वो इंतहाई अफसोस होता है नैब के ऊपर। ये नैब के चेयरमैन, उन्होंने नैब के जो DG हैं, वो क्या नाम है उनका, उनके बयान के ऊपर ये देखें कि फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी का देख लें कि कैसा रवैया है। इमरान खान ने बात की है तो ब्यूरोक्रेट इनका जवाब, इमरान खान का जवाब सियासतदान दें, मुस्लिम लीग नून वाले दें, उनके वज़रा देते भी रहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट को आगे कर देना और ब्यूरोक्रेट का ख़ुद आगे आ जाना इमरान खान के जवाब के लिए। एक सेक्रेटरी कानून है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था इमरान खान को, जी शर्म नहीं आती,
تو یہ بات اتنے دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو آج نیب کے جو وہ عمران خان کے جواب میں جب عمران خان نے کہا جی پلی بارگین آپ کی 40 ارب روپے ایک بندے کے اوپر کرپشن کے الزامات، آپ اس کو 2 ارب روپے دے کے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ان کا بالکل، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں ڈی جی ایس کے وہ آگے پریس کانفرنس کرنے آ گیا، میڈیا میں آ گیا ڈی جی عمران خان کو جواب دینے کے لیے، وہ دانیال عزیز آئیں یا دوسرے تیسرے آئیں جو پہلے بھی آتے رہتے ہیں، ایک ڈی جی آ کے ان کو جواب دے رہا ہے نہیں جی وہ پلی بارگین بالکل درست قانون ہے، کہتے جی نہیں وہ تو عمران خان کو کس نے کہا جی کہ 40 ارب روپے وہ تو 6 ارب ہے، 6 میں سے ہم نے 2 ارب روپے لے لیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ نے ان کو روکا ہوا ہے اگر ہم پلی بارگیننگ کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی پلی بارگین ہو رہی ہے، تو یہ بیڑا غرق کرنے والا ایک بندہ توقیر صادق آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بندہ 85 ارب لے کے بھاگ گیا وہ، اچھا 85 ارب کے مقابلے میں یہ کوئی بتا رہے ہیں ہم نے ایک بندے کے اوپر اگر اتنی کرپشن ہے تو اس سے وہی سارے اثاثے اس کے ضبط کریں، ساری کی ساری اس سے کرپشن نکالیں، 40 ارب روپے والے کو 2 ارب، پھر ڈی جی کا بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 شخصیات، نعیم مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون کال پر، جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے فضل حسین امان صاحب۔ دونوں شخصیات آپ کی میں مشکور رہوں گی کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین یہاں پر سوچنے کی بات صرف یہی ہے کہ زرداری صاحب چونکہ ملک واپس آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیالہ کلچر دوبارہ سے واپس آئے گا، جیالوں کو سڑکوں پر نکلنے سے پہلے اور پارٹی کا نعرہ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور پوچھنا ہوگا کہ پچھلے 5 سال کی حکومت میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ جیالہ کلچر کے لیے بلکہ ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا گیا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تھا، تو کیا پھر روٹی کپڑا اور مکان ان 5 سالوں میں ان جیالوں کو دیا گیا ہے یا وہ جیالے آج بھی اسی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔